भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन गर्त में जा रही है, जबकि महामारी भी पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी 5.2 बढ़ी थी, लेकिन जून 2020 को समाप्त तिमाही में इसमें -23.9% की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। 1980 से पहली बार ऐसा हुआ है। अर्थव्यवस्था की कमजोरी का सबसे बुरा प्रभाव राजस्व पर पड़ा है। अगस्त 2020 का जीएसटी संग्रह 8,06,449 करोड़ रुपए रहा, जो कि अगस्त 2019 के 9,08,202 करोड़ रुपए की तुलना में -12% है, जबकि मई 2020 में यह -68.9% था। ये आंकड़ा हमारी अर्थव्यवस्था के भविष्य के प्रति भी कोई आशा पैदा नहीं कर रहा है। अक्सर हमारी अर्थव्यवस्था की इस तबाही को ढांकने के लिए महामारी को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे देश के लिए यह त्रासदी प्रकृति से ज़्यादा मानव निर्मित है। 2016 में एक झटके के साथ की गई नोटबंदी ने हमारे लघु एवं मध्यम उद्योगों और पूरे विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी थी। यही सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। इसने पहले भी कई वैश्विक मंदियों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा झटका लगने से बचा लिया था। एक असंगत ढांचे वाली जीएसटी और उसके सनक भरे जिद्दी क्रियान्वयन ने छोटे और मझोले व्यवसायियों और दुकानदारों को तबाह कर दिया। ये दुकानें और विनिर्माण क्षेत्र मिलकर भारत की व्यापक बेरोजगारी को भी ढके रह रहे थे। अर्थव्यवस्था को तीसरा झटका लॉकडाउन के रूप में दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि महामारी से पहले ही हमारे नेतृत्व ने हमारी अर्थव्यवस्था को रोगी बनाकर बिस्तर पर पटक दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस तबाही की गाथा केवल कोविड-19 की लिखी हुई नहीं है। कोविड-19 तो महज कोड़ में खाज साबित हुई है। केवल 2019 की अंतिम तिमाही में नगण्य 0.8% की वृद्धि को छोड़कर भारत की जीडीपी पिछली 8 तिमाहियों से लगातार गिर रही है। मार्च 2018 में जीडीपी वृद्धि दर 8.2% थी, जो गिरते गिरते मार्च 2020 में 3.1 पर आ गई थी, जबकि मार्च 2020 में केवल अंतिम सप्ताह पर लॉकडाउन का असर पड़ा था। हमारे देश में खेत की रक्षा के लिए लगाई गई बाढ़ ही खेत को चर गई है। हम दूसरे किसी को क्या दोष दें? यही कारण है कि हमारे छोटे बड़े पड़ोसियों की अर्थव्यवस्था उतना नहीं चरमराई है जितनी हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 2019-2020 की अंतिम तिमाही में मात्र 1.6% से हुई। यह प्रभाव लॉकडाउन के साथ साथ पिछले साल 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर के मौके पर हुई आतंकी बम धमाकों का भी था, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, क्योंकि अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र इन धमाकों के बाद से पटरी पर नहीं लौट पाए थे। कोविड के प्रसार को रोकने में श्रीलंका की शानदार सफलता की प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब हुई है। यहाँ तक कि हमारे नन्हे पड़ोसी नेपाल की जीडीपी वृद्धि दर ने भी एक साल पहले के +7.0% की जगह जुलाई 2020 के आंकड़ों के अनुसार सकारात्मक विकास दिखाया है और +2.3% रही है। 2019 की पहली तिमाही में बांग्लादेश अपनी 7.3 की जीडीपी वृद्धि दर के साथ दुनिया की 7वीं सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था थी। जून 2020 में समाप्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में बांग्लादेश की वृद्धि दर का अनुमान वैश्विक बैंक ने 1.6 और IMF ने 3.8 लगाया था, लेकिन सभी अनुमानों को धत्ता बताते हुए बांग्लादेश की जीडीपी वृद्धि दर +5.2 रही। वहाँ कृषि क्षेत्र की विकास दर पिछले साल के 3.90% की जगह 3.10% और उद्योगों में 12.70% की जगह 6.50% और सेवा क्षेत्र में 6.80% की जगह 5.30% रही। पाकिस्तान की जीडीपी वृद्धि दर भी काफ़ी गिरी है, फिर भी वह नेगेटिव न होकर +0.98% है। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन केवल हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लगाने के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुष्प्रभावित होने से बची रही। पाकिस्तान ने जुलाई के अंत तक अपने यहाँ महामारी की तेजी पर काबू पा लिया। जुलाई 2019 में पाकिस्तान के चालू खाते का घाटा $613 मिलियन था। जुलाई 2020 में वहाँ के चालू खाते में घाटे की जगह $424 मिलियन का सरप्लस तैयार हो चुका है। चीन की अर्थव्यवस्था जनवरी से मार्च 2020 के बीच -6.8% से उखड़ी थी, लेकिन अप्रैल से जून 20 की तिमाही में +3.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। चीन ने भी आंशिक लॉकडाउन लगाते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। चीन ने जनवरी के अंत में हुबेई प्रांत में ही लॉकडाउन लगाया, जिसके वहां शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू हुआ था।
हमारे देश को तो संपूर्ण और दुनिया का सबसे कठोर लॉकडाउन लगाकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। घोषणा के 4 घंटे के भीतर इसे लागू कर दिया गया। उम्मीद थी कि सरकार के पास कोई मुकम्मल वैकल्पिक योजना रही होगी कि पूरा उत्पादन, वितरण, कारोबार, परिवहन और आवागमन ठप कर देने के बाद के हालात को कैसे संभाला जाएगा और आवश्यक वस्तुओं और सुविधाओं की आपूर्ति को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन फैसले के बाद के भयानक अराजक हालात, बेहिसाब मानवीय त्रासदी और रिकॉर्ड स्तर पर खस्ता हाल अर्थव्यवस्था ने साबित कर दिया कि दरअसल यह एक तगलुकी फरमान था। इस समय तक कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या में ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि दैनिक नए मामलों की संख्या के लिहाज से भारत पूरी दुनिया को काफी पहले ही पीछे छोड़ चुकने के बावजूद अभी भी रोज अपने ही बनाए कीर्तिमान तोड़ता जा रहा है। एक पैटर्न साफ साफ दिख रहा था कि जिन देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा जितना ही मजबूत था, वहां बीमारी पर काबू भी उतनी ही जल्दी पाई गई है। साथ ही यह भी देखा गया कि जिन देशों में सत्ता नौ उदारवादी नीतियों के प्रबल परोपकार, लोक लुभावनवादी सनकों वाले नेताओं के हाथ में थी, वहां इस महामारी पर काबू पाना उतना ही कठिन साबित हुआ। इन शर्तों पर हमारा नेतृत्व शायद सब पर भारी पड़ा, इसीलिए हम काफी तेजी से अन्य सभी को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की ओर अग्रसर है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।